हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम। जैसा कि हम डेली न्यूज़पेपर की एनालिसिस करते हैं, वो चाहे द हिंदू हो या फिर इंडियन एक्सप्रेस हो, और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं, आर्टिकल्स होते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट होते हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो चाहे कोई यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, प्री या मेंस की, एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, सीडीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, सीएपीएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए हेल्पफुल है, या फिर अगर किसी की एसएसबी आई है तो वो भी यहाँ से अपने पॉइंट्स याद कर सकता है। साथ ही साथ ये एसएससी के एग्ज़ामों में भी काफ़ी बेनिफिशियल है, जहाँ पे करंट अफेयर पूछे जाते हैं। इनफैक्ट ये वीडियो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मेरा नाम है लोकेश चौधरी। आज है 6 तारीख, तो आज के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है आज के न्यूज़ में। तो पहली खबर आई है कश्मीर से। कश्मीर में टार्डी पुलिस वेरिफिकेशन नीड्स कश्मीरी एस्पिरेशंस। हुआ ये है कि जैसे कि हम पासपोर्ट बनवाते हैं, तो पासपोर्ट के लिए पहले अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, फिर हमें अपॉइंटमेंट की डेट मिलती है, उसके बाद हम रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे हमारा एप्लीकेशन वेरीफाई होता है। उसके बाद ये एप्लीकेशन भेजते हैं कहाँ पे? पुलिस स्टेशन में, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में, जहाँ आपका पुलिस स्टेशन हो, वेरिफिकेशन के लिए, राइट, वेरिफिकेशन के लिए। और ये जब अपना पास कर देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, तो वहाँ से हमारा पासपोर्ट बन के आ जाता है, राइट। पर कश्मीर में क्या हो रहा है? कश्मीर में ये हो रहा है कि लोग अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ तक ये प्रोसेस तक जा रहे हैं, पर जब पुलिस वेरिफिकेशन की बारी आ रही है, तो वहाँ की पुलिस वेरिफिकेशन बहुत ही स्लो हो रही है, राइट। पुलिस वेरिफिकेशन बहुत ही स्लो हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को पासपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। और जो भी उनके एस्पिरेशंस हैं, यानी कि वो जो कुछ करना चाहते हैं, या फिर कोई बड़े बड़े ऑफिसर हैं, या फिर बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं जो अपने रिसर्च वगैरह के लिए फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी में जाते हैं, लेक्चर्स वगैरह के लिए फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो उनका पासपोर्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ जो पॉलिटिशियंस हैं वहाँ के, उनको भी ये कहा जा रहा है कि आप सिक्योरिटी के पर्पज़ से हम ये इशू नहीं कर सकते हैं, राइट। पुलिस ये कह रही है कि सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से हम आपको पासपोर्ट इशू नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ से पुलिस वेरिफिकेशन क्लियर नहीं कर रहे हैं। ये पुलिस स्टेशन में कहना है पुलिस का। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी का इशू है, और कई ऐसे नाम आए हैं, इसमें पेपर में थे नाम जो कि बदले हुए हैं। तो वहाँ के लोगों का कहना ये है कि पुलिस हमारे ऊपर एक गलत तरह से इंटरप्रिटेट कर रही है कि हमारे ऊपर एफआईआर है, जिसकी वजह से हमें ये कहा जा रहा है कि हमें पासपोर्ट वेरिफिकेशन नहीं किया जा रहा है, राइट, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं किया जा रहा है। तो उनमें से कुछ का कहना ये है कि हमारे दादा परदादा जो कभी पीओके में गए थे और वापस लौट के नहीं आए, तो इनकी फैमिली के हम हैं, तो हमने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, तो हमें भी पासपोर्ट नहीं दिया जा रहा है, ये कह के कि आप क्या है, टेरर एक्टिविटी में क्या है, इन्वॉल्व है, राइट। तो जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इनफैक्ट जो डॉक्टर्स हैं, तो इनफैक्ट एक डॉक्टर का इसमें नाम आया है, जिनके पैटर्नल अंकल क्या थे कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के क्या है, लीडर हैं। तो उनको ये कह दिया गया है कि आपके अंकल हुर्रियत के लीडर हैं, इसकी वजह से आपको जाने की अनुमति नहीं है, आपको पासपोर्ट इशू नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप सिक्योरिटी कंसर्न है, सिक्योरिटी पर्पस से हम नहीं कर सकते। इनको क्या है, ये डॉक्टर है और इनको जाना था किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में इनको लेक्चर देना था, तो इनको ये नहीं मिला पासपोर्ट, राइट। तो आज इस स्लाइड में हम देखते हैं कि जो पासपोर्ट काउंट है वो काफ़ी ही स्लो है, काफ़ी कम लोग वहाँ पे पासपोर्ट होल्डर हैं।
जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर के अगर हम डेटा देखें तो ओनली 7.41% क्या है वहाँ के लोगों के पास डेटा पासपोर्ट है। ये 8 दिसंबर की रिपोर्ट आई थी। इनफैक्ट मैंने 8 दिसंबर को एक बताया भी था कि सबसे ज़्यादा पासपोर्ट कहाँ इशू है, केरला में है, राइट। सबसे ज़्यादा पासपोर्ट किसके पास है, केरला में है, राइट। तो इस डेटा से आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पासपोर्ट ज़्यादा इशू हो रहे हैं। ये है पंजाब, राइट, पंजाब में ज़्यादा लोगों के पास है अगर ब्लू कलर से हम देखें तो। उसके बाद केरला, राइट। अगर हम केरला की बात करें तो केरला के पास पासपोर्ट हाई क्यों है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ की जो लिटरेसी रेट है, केरला की जो लिटरेसी रेट है वो करीब 90% से अबव है, राइट, 90% से अबव है। और इंडिया में इनको जॉब के लिए कोई अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है, जिसकी वजह से ये क्या हो जा रहे हैं, फॉरेन में चले जा रहे हैं, राइट, फॉरेन में चले जा रहे हैं। तो फॉरेन में जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट के लिए आपको वेरीफाई कराना होगा, व्हाटएवर जो भी प्रोसेस है। एनीवेज, तो एक अकेला जम्मू कश्मीर ही नहीं है जहाँ पे सबसे कम पासपोर्ट है। ये जो एरिया देख रहे हैं आप, छत्तीसगढ़ का ये एरिया, छत्तीसगढ़ का सबसे ज़्यादा, सबसे कम पासपोर्ट अगर किसी के पास है वो है छत्तीसगढ़ के। मैं अभी आगे डेटा दिखाता हूँ, ये रहा, ये 8 दिसंबर के न्यूज़ से मैंने निकाला है, ये 8 दिसंबर के न्यूज़ में आया था। तो देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किसके पास पासपोर्ट है, वो है केरला के पास, राइट, केरला के पास और महाराष्ट्र के पास। और केरला में भी डिस्ट्रिक्ट वाइज है कि सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो महाराष्ट्र में मुंबई के लोगों के पास सबसे ज़्यादा पासपोर्ट है। एनीवेज, तो ये डेटा वगैरह है। तमिलनाडु है, फिर यूपी है, पंजाब है, गुजरात है जो सबसे ज़्यादा पासपोर्ट होल्डर है। और सबसे लास्ट में जो आता है वो आता है छत्तीसगढ़, जैसा कि आप देख सकते हैं। इनफैक्ट 0 से 5 के लाख से कम ही के बीच में है, यानी कि 5 लाख से कम लोगों के पास वहाँ पे क्या है, पासपोर्ट है। एनीवेज, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात देखें, अगर जम्मू कश्मीर का हम डेटा देखें तो ये रहा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर नीचे से छठे 7वें नंबर पे आ रहा है। तो ऐसा कहने की बात तो कह सकते हैं कि जो सरकार है वहाँ की काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है। और 2019 के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद जब आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया, आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया, उसके बाद वहाँ पे जो भी पासपोर्ट इशू है, पासपोर्ट रिलेटेड, पुलिस वेरिफिकेशन रिलेटेड जो भी मसले हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, काफ़ी और स्ट्रिक्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को और ज़्यादा पासपोर्ट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये थी कहानी। इसके साथ एक दूसरी खबर आई है इसी पेपर में, तो उसको हम इस पासपोर्ट वाले से लिंक करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। तो उसके बाद एक और डेटा देख लेते हैं कि एज ऑफ December 8, 2022 more than 10 lakh passports were issued in Jammu and Kashmir against 9.5 करोड़ issued over in all India। यानी कि 2022 में 9.58 करोड़ पासपोर्ट इशू किए गए। कहाँ पे, पूरे इंडिया में, जिसमें से सिर्फ 10 लाख कहाँ पे इशू किए गए हैं, जम्मू एंड कश्मीर में। तो काफ़ी आप देख सकते हैं काफ़ी कम आंकड़ा है। और इस आंकड़े को बढ़ाने के लिए सरकार को फ्री एंड फेयर जो भी प्रोसेस है उसको करना चाहिए, फ्री एंड फेयर प्रोसेस करना चाहिए। और एक तरह से अब जनरेशन को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो पास्ट जनरेशन कर चुकी है, पास्ट जनरेशन की गलती हम क्यों भुगते। तो वही यहाँ पे लोगों का कहना है कि जो हमारे पूर्वज गलतियाँ की हैं उन्होंने, अगर वो टेररिज्म एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे या फिर सिक्योरिटी के लिए थ्रेट थे या फिर सिविलियंस को मार रहे थे या फिर किसी सिक्योरिटी पर्सनल को मार रहे थे, तो वो तो चले गए, वो तो 3-4 दशक पहले की बात है, 1990s की बात है। तो उसकी गलतियों को भुगतान हम क्यों करें। तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमें पासपोर्ट दीजिए, हमें वेरीफाई करिए, अगर फिर भी कोई इशू होता है तो करिए। पर सरकार एकदम से स्ट्रिक्ट हो गई है, और ख़ास करके 2019 के बाद जब आर्टिकल 370 रिवोक हुआ, तो वो सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जहाँ या फिर स्टेट गवर्नमेंट है जो
सेंटर के द्वारा बन रखी गई है गवर्नर के अंडर, तो वो अब ज़्यादा कंसर्न है कि हम सिक्योरिटी पर्पज़ में किसी प्रकार की ढील नहीं देंगे, राइट। तो ये थी खबर। अब हम देखते हैं कि ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। अभी हम इसमें देखें, ये है कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये वाला रीज़न तो सबसे ज़्यादा जो कम इशू हो रहे हैं पासपोर्ट, वो इधर हो रहे हैं, ये इधर हो रहे हैं साउथ कश्मीर में। इसका मैं रीज़न अभी अगले वाले न्यूज़ में बताऊंगा कैसा ऐसा क्यों हो रहा है। बट ये हमारा मैप है, एक बार मैप को हम देख लेते हैं। ये लद्दाख है, ये लद्दाख है, ये अक्साई चीन है जो कि चाइना के पास है, राइट। यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है, राइट, यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है। और ट्राइजेक्शन है, ये ट्राइजेक्शन है किसका, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, राइट। अफ़गानिस्तान, सॉरी, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का, अफ़गानिस्तान का नहीं है। तो ये हाईएस्ट बैटल ऑफ फील्ड है जैसा कि आप सभी जानते हैं, और दुनिया का सबसे ऊंचा बैटल फील्ड है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो एरिया है, ये पीओके आता है, राइट, पीओके आता है। एनीवेज, खैर अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं, उसके बाद फिर हम वापस इस पे आएंगे। तो दूसरी खबर ये है, पैटर्न्स ऑफ वायलेंस इन कश्मीर वैली। जैसे अभी हमने बताया कि 2019 के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद काफ़ी वहाँ के जो भी लाइवलीहुड्स हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, उनमें काफ़ी बड़ा चेंज आया है। उसमें से ये चेंज आया है कि वहाँ पे वायलेंस जो हो रहे थे, राइट, वहाँ के वायलेंस जो हो रहे थे वो कम हो गए हैं। वो चाहे कोई माइनॉरिटी को लेके हो, वो चाहे किसी माइनॉरिटी के अगेंस्ट हो, या फिर पर्सनल के अगेंस्ट हो, आर्मी के अगेंस्ट हो, राइट, पर्सनल के अगेंस्ट हो, तो उसमें चेंजेस आए हैं। और इस न्यूज़ में हम देखेंगे, डेटा के अनुसार देखेंगे कि आखिर ये चेंजेस कैसे कम हुए हैं, बढ़े हैं, घटे हैं, क्या हुआ है। तो इसमें देखते हैं। दिस चार्ट शोज द नंबर ऑफ इंसिडेंट सिंस 2010, 2010 के बाद इसमें ट्रेंड्स हैं और कितनी किलिंग्स हुई हैं वो देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कश्मीर में हालत ख़राब हुई थी, कब हुई थी, 2018 में, राइट। आप देख सकते हैं कि मोर देन 200 फैटिलिटीज़ क्या हुई हैं, लोग मरे हैं, वायलेंस हुए हैं, राइट। इसमें देखते हैं कि 2010 के बाद सिविलियंस और सिक्योरिटी फोर्सेस, तो सबसे ज़्यादा जो अभी हमने देखा पिछले पे कि 2018 में सबसे ज़्यादा किलिंग्स हुई हैं, मोर देन 200, जिसमें से उसमें से भी सबसे ज़्यादा कौन मरा है, सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्सनल्स मरे हैं। ये बहुत ही दर्दनाक बात है हमारे इंडियन आर्मी के लिए, जो कि वहाँ पे है, तैनात है, और 2018 में सबसे ज़्यादा वहाँ पे कैजुअलिटीज़ मिली हैं। उसके बाद साथ ही साथ वहाँ पे सिविलियंस भी मारे गए थे, और वो सिविलियंस मारे गए थे तो उनकी भी जो नंबर है वो उनसे कम है सिक्योरिटी फोर्सेस से। और इन सिविलियंस में कौन है, माइनॉरिटीज़ हैं, या फिर अगर कोई एडवोकेसी कर रहा है, जो हमारे इंडियन मेन लैंड की बात करें, उसके साथ एडवोकेसी कर रहा है, उनके ऊपर टारगेट किए गए थे, राइट। आपने न्यूज़ सुनी होगी कि जैसे किसी सरपंच को मार दिया गया, राइट, किसी इस पॉलिटिशियन को मार दिया गया। वो किसकी बात कर रहा था, अमन और शांति की बात कर रहा था, राइट। तो ये बात है। उसके बाद हम इस डेटा में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ कहाँ हुई है, राइट। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम देखें तो साउथ कश्मीर में, जैसे आप देख रहे हैं ये रेड कलर का, साउथ कश्मीर में तो साउथ कश्मीर, अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा और शोपियां में, ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में क्या हुआ है, कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा हुई। अब आते हैं इधर पहली खबर पे। तो मैंने बताया था कि जो साउथ कश्मीर है उसमें क्या है कि मैंने बताया कि साउथ कश्मीर में सबसे कम पासपोर्ट इशू किए गए हैं। क्यों किए गए हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा
वायलेंस की न्यूज़ यहाँ पे आ रही हैं तो सरकार ने इसी एरिया को टारगेट किया है कि यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा वायलेंट इन नेचर हैं, तो इनको हम पासपोर्ट देने में या फिर यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से हम नहीं चाहते हैं कि कोई आगे का मसला खड़ा हो, राइट। एनीवेज, तो ये थे डेटा वगैरह आप देख सकते हैं। खैर, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर ये है कि सरकार जैसे अभी दिल्ली की जो हमारे मिनिस्टर थे एक मनीष सिसोदिया, उनको लिकर केस में क्या किया गया है, गिरफ्तार कर दिया गया है और उनको सीबीआई की रिमांड में भेज दिया गया है 20 मार्च तक, राइट। ये खबर आपने सब सुनी होगी। तो ये सीबीआई किसके अंडर आता है? ये सीबीआई आता है होम मिनिस्ट्री के अंदर, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स किसके अंडर आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हेड है वो कौन है? पीएम है, राइट, पीएम है, यानी कि सीओएम है, ठीक है। तो पीएम को लोगों ने चिट्ठी लिखी है, लेटर लिखा है, और करीब 9 लोगों ने लेटर लिखा है, जिसमें अलग अलग देश, अलग अलग स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल है दिल्ली के, उसके बाद झारखंड के हेमंत सोरेन है, और ममता बनर्जी है वेस्ट बंगाल की। तो इन्होंने लेटर लिखा है कि आप जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, वो चाहे सीबीआई हो, वो चाहे ईडी हो, राइट, इनका इस्तेमाल मत कीजिए अपने पॉलिटिकल विच हंट को, अपने पॉलिटिकल करियर को बचाने के लिए, राइट। इन द सेंस कि आप ये एक क्या है, ऑटोनोमस बॉडी है, और इनको ऑटोनोमस ही रहने दीजिए, इसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ मत करिए, ये चिट्ठी में लिखा गया है, राइट। तो अगर हम देखें कि तो इसमें हमें देखने वाली बात यह है कि हमारे यहाँ एक सेंटर स्टेट रिलेशन होता है, राइट। सेंटर स्टेट रिलेशन एक टॉपिक है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11 और 12 में, पार्ट 11 एंड 12 में आता है, ठीक। आर्टिकल 245 से 255 तक, ठीक है, जिसमें सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात की जाती है कि किस प्रकार सेंटर और स्टेट का रिलेशन हो, और जिसमें सेंटर की कुछ एजेंसी है, इनका लिस्ट अलग होता है, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, आपको पता होगा कंकरेंट लिस्ट, यानी कि सेंटर यूनियन लिस्ट पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट अपना बना सकती है लॉ, उसके बाद स्टेट पे स्टेट का हक होता है, कंकरेंट पे इन दोनों का हक होता है कि दोनों बना सकती हैं। उसके बाद इसके बाद कोई सारे एक्सेप्शंस ये होते हैं कि अगर कोई स्टेट चाहता है कि उसके बिहाफ पे सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट कोई उसके बिहाफ पे रूल बनाए, तो इस स्टेट लिस्ट पे तो सेंटर क्या कर सकता है, वो कर सकता है। और अगर सेंटर ने भी लॉ बना दिया किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, स्टेट पे ने भी लॉ बना दिया, तो जो प्रिवेल होगा, जो लॉ प्रिवेल होगा, एक्ट प्रिवेल होगा, वो किसका प्रिवेल होगा? सेंटर का होगा, राइट। ये एक्सेप्शंस हैं। तो अभी हम देखते हैं इसमें कि जो सेंटर स्टेट रिलेशन है वो किस तरह से काम करता है या फिर किस तरह से डिवाइडेड है। तो सेंटर स्टेट रिलेशन 3 टाइप में है, राइट, 3 तरीके से डिवाइडेड है: लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और फाइनेंशियल रिलेशन। यानी कि सेंटर का और स्टेट का 3 तरीके से संबंध है, राइट, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, उसके बाद फाइनेंशियल, राइट। तो अगर हम लेजिस्लेटिव में देखें तो लेजिस्लेटिव में है टेरिटोरियल एक्सटेंट, राइट, जिसमें टेरिटरीज वगैरह डिफाइंड है कि हाँ, आप इस टेरिटरी में ही आपका लॉ प्रिवेल होगा, वो चाहे कोई स्टेट हो या फिर सेंटर हो, राइट। उसके बाद लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स मैंने बताया कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये लेजिस्लेटिव है, यानी कि कानून बनाने के रिश्तों पे बात होगी। उसके बाद पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड, मैंने अभी बताया कि जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट पे प्रोविजंस बना सकता है अगर स्टेट को लगे कि हम ये नहीं कर सकते या फिर इस काम को हमें सेंटर को दे देना चाहिए, राइट। और उसके बाद सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, अगर जैसे जम्मू एंड कश्मीर में हमने भी पढ़ा 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 रिवोक किया गया, तो वो एक स्टेट था, बट जो कानून बनाया गया वो किसके द्वारा बनाया गया? सेंटर के द्वारा बनाया गया। तो
ए लेजिस्लेशन के सेंटर स्टेट के लेजिस्लेशन पे किसका सबसे ज़्यादा कंट्रोल है, वो है सेंटर का। यानी कि एक तरह से हम कहीं ना कहीं सेंटर क्या है, सेंटर ऊपर है, किसके, स्टेट के ऊपर है, राइट, सेंटर स्टेट के ऊपर है। तो ये तो लेजिस्लेशन के तहत है, राइट। अब हम देखेंगे कि सीबीआई जो ईडी है वो सरकार कैसे यूज़ करती है गवर्नमेंट एजेंसीज़ को, यूनियन एजेंसीज़ को स्टेट में अपना डोमिनेंस चाहने के लिए, अपना डोमिनेंस बनाए रखने के लिए। तो उसमें आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, राइट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है सेंट्रल स्टेट रिलेशन में, क्योंकि जो सरकार होती है, जैसे कि ऑल इंडिया सर्विसेज है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, राइट, ये तीन ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। तो हम देखते हैं इसमें कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है वो कहाँ कहाँ होता है। तो सेंटर्स डायरेक्शन टू स्टेट, अगर कोई सेंटर चाहे तो किसी स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है कि तुम ऐसे नहीं, ऐसे रिफॉर्म करो, या फिर ऐसे लॉ एंड ऑर्डर को इस्टेब्लिश करो, या फिर कोई जैसे दंगे फसाद हो जाते हैं तो सेंटर क्या भेजता है, एक ऑफिसर भेजता है, एडहॉक ऑफिसर भेजता है सेंटर से, ताकि वहाँ की जो सिचुएशन वो कंट्रोल में आ सके। उसके बाद कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, राइट। उसके बाद ऑल इंडिया सर्विसेज, राइट, ऑल इंडिया सर्विसेज। उसके बाद इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, ये जुडिशियल सिस्टम जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, राइट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो हर स्टेट का एक अलग अलग हाई कोर्ट होता है। इनफैक्ट अगर एक स्टेट में दो स्टेट का एक हाई कोर्ट हो सकता है, या फिर एक हाई कोर्ट कई स्टेट का, यूनियन टेरिटरीज का काम कर सकता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट भी है, यानी कि अगर सेंटर का और स्टेट का झगड़ा होगा तो वो किस में सुलझाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा। बट अगर हम ऑल इंडिया सर्विसेज की देखें तो ये जो सेंटर अपॉइंट करता है, राइट, ये जो सेंटर अपॉइंट करता है, जो आईएएस होते हैं या फिर जो बड़े बड़े पोस्ट पे होते हैं स्टेट में, वो सेंटर अपॉइंट करता है जिससे कि अपना डोमिनेंस बनाए रखे, डोमिनेंस बनाए रखे। और जो भी लॉ एंड ऑर्डर है और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है, लेजिस्लेशन है, वो किसका बना रहा है, किसके डायरेक्शन से चलता रहे, वो चलता रहे सेंटर के डायरेक्शन से, राइट, ये चलता रहे। उसके बाद ये फाइनेंशियल रिलेशन है जिसमें कि टैक्सेस वगैरह आते हैं। तो इफ़ेक्ट ऑफ इमरजेंसी के दौरान पे आप कई सारे, पता ही है कि कई सारे आपको जो स्टेट के जो पावर्स होते हैं वो किसके अंडर चले जाते हैं, वो सेंटर के अंडर चले जाते हैं, या फिर वहाँ पे इमरजेंसी लागू हो जाती है, प्रेसिडेंट रूल आ जाता है। उसके बाद ग्रांट्स इन एड, मतलब कि किसी स्टेट को ग्रांट्स प्रोवाइड करना जिससे कि वहाँ के डेवलपमेंट में, स्टेट में डेवलपमेंट हो, या फिर वहाँ के लोगों को स्कीम्स के तहत फ़ायदा हो, तो वो स्टेट में होता है। और फिर अगर स्टेट का जो बजट होता है जिसमें एलोकेशन कौन करता है, मैक्सिमम एलोकेशन कौन करता है, सेंटर करता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू, इसी के तहत आता है जीएसटी, राइट, इसी के तहत आता है जीएसटी। यानी कि जो पहले क्या था कि पहले स्टेट अलग टैक्स लगाती थी, पर अब सारा टैक्स कलेक्टिवली किस में चला गया है, जीएसटी में चला गया है। तो जीएसटी किसके पास है, जीएसटी किसके पास है, जीएसटी है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है कि इनको स्टेट को बांटता है पैसे। उसके बाद एलोकेशन ऑफ टैक्स पावर्स, कि आप कहाँ कहाँ एलोकेट कर पाएंगे। तो एलोकेशन ऑफ टैक्स पावर्स, इसी में क्या था कि दिल्ली की गवर्नमेंट ने जो लीकर पॉलिसी थी वहाँ की, वहाँ पे एक शराब की फ्री हुई थी, तो जिसकी वजह से इन्होंने अपना काम कर लिया। बट सेंटर ने क्या किया, सेंटर ने क्या किया कि जो भी एजेंसीज़ हैं ये डायरेक्शन देख रहे हैं आप, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन से, इसी के तहत क्या किया कि सरकार ने वहाँ यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइजरी दी कि आप ये बताइए कि आप ये किस रूल के तहत आपने किया है। बट वहाँ की जो सरकार थी, दिल्ली की जो गवर्नमेंट थी, वो ये नहीं बता पाई कि हम ये किस रूल के तहत या फिर किस लेजिस्लेशन के तहत हम ये ऑफ़र लेके आए हैं कि एक पे एक फ्री, बाय वन गेट वन फ्री, ऐसा था। ये बता नहीं पाई। और जब बता नहीं पाई तो यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि सीबीआई के तहत सीबीआई को जांच दे दिया। तो सीबीआई ने क्या किया, अरेस्ट करके और कस्टडी में रख के 20 मार्च तक कर लिया, राइट। पहले तो जुडिशियल कस्टडी हुई थी, कोर्ट ने सज़ा सुनाई थी, कस्टडी दी थी 3 दिन की। पर
अभी जब ये केस सीबीआई के तहत चला गया तो सीबीआई ने क्या किया कि कस्टडी रख ली, 20 मार्च तक उसको कस्टडी मिल गई है। तो लिखा है, जो भी मिनिस्टर्स हैं, जो भी सीएम्स हैं, जो भी अलग अलग स्टेट्स के सीएम हैं, उन्होंने कहा है कि आप ये जो कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल विच हंट है, राइट। पर यूनियन गवर्नमेंट का कहना ये है कि दिल्ली ने रूल तोड़ा है और ये रूल ऐसा हो नहीं सकता है। तो जो अभी मैंने बताया कि डोमिनेंस किसका रहता है, डोमिनेंस हमेशा रहता है यूनियन गवर्नमेंट का, राइट। तो यूनियन गवर्नमेंट से आप आगे नहीं जा सकते हैं, तो ये इसके तहत इनको सज़ा मिली है। खैर, अगर हम दूसरे पहलू की बात करें, ये एक ओपिनियन है, राइट। जैसे आता है, अगर दूसरा पक्ष आता है तो कहा जाता है कि अगर सेंटर में और स्टेट में सेम पार्टी की गवर्नमेंट है तो क्लैशेज होने के चांसेस कम है, राइट। जैसे कि यूपी में है, उत्तराखंड में। बट दिल्ली में क्या है, दिल्ली में दूसरी पार्टी की सरकार है और सेंटर में क्या है, दूसरी पार्टी की सरकार है। तो इनके बीच क्लैशेज होते रहते हैं। इनफैक्ट अगर हम वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की देखें, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की देखें तो वो किसके अंडर आता है, सेंटर के अंडर आता है, राइट। तो ये कहना भी वहाँ मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से एक तरह से क्या हो सकता है, क्लैशेस हो रहे हैं। और ये दिल्ली के साथ या फिर नॉन रूलिंग पार्टी के साथ होता रहता है, राइट। तो ये रहा सेंट्रल स्टेट रिलेशन। और एक इस न्यूज़ को कवर करने का मेन मोटिव यही था कि आप देखें कि ये जो कार्रवाई की जा रही है और ये जो रिलेशन है सेंटर और स्टेट का, ये कैसे काम करता है, राइट। तो तीन तरह से काम करता है सेंटर स्टेट रिलेशन, 3 पार्ट में, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल, ठीक। बस ये 3। खैर, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है, हम काफ़ी टेक्नोलॉजी में बहुत ही आगे जा रहे हैं और उसी पे एक आया है बायोटेक्नोलॉजी, आई मीन बायो कंप्यूटर्स एंड हाउ डू दे फंक्शन, कि बायो कंप्यूटर्स होते क्या हैं, राइट। तो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में एक प्रपोज़ल रखा है, एक रिसर्च का आइडिया रखा गया है, जिसके तहत हम एक बना पाएंगे क्या, एक दिमाग बना पाएंगे, राइट। एक दिमाग बना पाएंगे, आर्टिफिशियल ब्रेन बना पाएंगे और उसी का नाम दिया गया है बायो। और जिस दिमाग को ऑपरेट करेगा, जिस ब्रेन को ऑपरेट करेगा, जिस ऑपरेशन को देखेगा, उस सिस्टम का नाम है बायो कंप्यूटर, राइट। ये जो डिवाइस इसको ऑपरेट करेगी, जो देखेगी, उसका नाम है बायो कंप्यूटर्स। और ये काम कैसे करता है, इस पर हम देखते हैं। तो अगर हम देखें, मैं एक दूसरी स्लाइड ऐड करता हूँ, उसमें समझाते हैं क्या है। अभी हम अगर कोई दिमाग पे, अगर हम किसी ब्रेन पे अगर हमें रिसर्च करना है तो वो हम क्या करते हैं, ब्रेन पे अगर हमें रिसर्च करना है तो हम पहले माउस यानी चूहे को ब्रेन पे रिसर्च करते हैं। अभी कल के पेपर में था कि एक यूनिवर्सिटी ने रिसर्च ये किया है कि अगर आपकी हार्ट बीट तेज होगी तो जो ब्रेन है या फिर एंजाइटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट। अगर आपकी हार्ट बीट क्या होगी, कम होगी, तो जो एंजाइटी है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। तो ये कैसे पता चला, ये एक तरह से कहा गया, ये चूहे को माउस के ब्रेन के ऊपर ये रिसर्च किया गया, ठीक है। तो हमारे रिसर्चर्स का या फिर साइंटिस्ट का कहना ये है कि आखिर हम कब तक जो ब्रेन से रिलेटेड जो रिसर्च है वो हम कब तक माउस के ऊपर करते रहेंगे, हमें भी तो अपने ब्रेन पे करते हैं। तो इसी में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कहा है कि हम करेंगे, राइट, हम करेंगे और ब्रेन हम अपना ही इस्तेमाल करेंगे। तो ब्रेन अगर ये इतना बड़ा है, राइट, इतना बड़ा है, तो इसमें सेल्स से बना होगा, टिश्यू से बना होगा। तो इनका कहना ये है कि इस सेल को निकाल के हम क्या करेंगे, लैब में ले जाएंगे। और इस लैब को मॉनिटर करेंगे, राइट, और ये जो
या फिर ये जो सिस्टम मॉनिटर करेगा इस सेल को, इसी का नाम है बायो कंप्यूटर्स, राइट, इसी का नाम है बायो कंप्यूटर्स। ठीक है, तो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का कहना, प्रोफेसर का कहना ये है। पर हाँ, जो इसका साइज़ है वो कितना होगा, 4 mm का होगा, बस 4 mm का होगा, राइट। इवेंचुअली अगर हम देखें तो ह्यूमन ब्रेन का साइज़ तो इससे काफ़ी ज़्यादा होता है। तो करीब इसमें 1 करोड़ सेल्स को लगाया जाएगा और इनको डेवलप किया जाएगा और इसमें रिएक्शंस वगैरह दिए जाएंगे और ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया जाएगा कि ये जो कंप्यूटर है इसको सिखाए, राइट, इसको सिखाए। अगर ये सिखाने में कामयाब हो जाता है तो हमारा जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। यानी कि हम ह्यूमन ब्रेन में या फिर न्यूरोलॉजी में काफ़ी हद तक आगे चले जाएंगे। अगर हम न्यूरोलॉजी को में आगे चले जाएंगे तो जो ड्रग है उसमें हम काफ़ी डेवलप कर जाएंगे, राइट। और जो दिमाग से रिलेटेड बीमारी है जो कि काफ़ी पकड़ी नहीं जाती हैं, इनफैक्ट अगर आपको एंजाइटी है तो एग्जैक्टली बता नहीं जा सकता है कि आपको एंजाइटी क्यों है। अगर ब्रेन एंजाइटी की वजह से आपको मल्टीपल डिजीज़ का सामना करना पड़ता है, राइट। वो चाहे कॉन्स्टिपेशन हो, मूड स्विंग हो, राइट, मूड स्विंग हो। अगर जो भी प्रॉब्लम है उसको हम जान जाएंगे तो ये क्यों हो रहा है ये इसका तो हम पता लगा ही लेंगे, राइट। तो पहले बेसिक जानना ज़रूरी है। इसी को आगे देखते हुए इस यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, रिसर्च करने के लिए प्रपोजल रखा है, राइट। उसके बाद इसमें क्या होगा कि जो ब्रेन ऑर्गेनाइड्स नाम दिया गया है कि जो ब्रेन रखा जाएगा, जो मैंने भी बताया, जो ब्रेन बनाया जाएगा वो उसका क्या नाम होगा, ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स का नाम दिया गया है, राइट। और मैं भी बताया मिनी ब्रेन, इसका साइज अप टू 4 mm होगा, यूजिंग ह्यूमन स्टेम सेल्स एंड कैप्चर मेनी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फीचर्स ऑफ ए डेवलपिंग ह्यूमन ब्रेन, right. However, the human brain also requires various sensory inputs, touch, smell, vision, to develop the complex organ it is, right. तो they also do not have blood circulation which limits how they can grow. तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से ये प्रपोजल है और इस पे जांच, ऐसे आइडिया रख दिया गया है, सब कुछ तैयार हो चुका है और इस पे काम करना बाकी है, राइट। ये बायो कंप्यूटर्स हैं। जैसे ईईजी हम करते हैं, ईसीजी ऐसे बोलते हैं ना, तो जैसे क्या करते हैं, वायर वगैरह लगा के और बॉडी पे या फिर ब्रेन पे हम उसको स्ट्रक्चर करते हैं, तो एक तरह से ये भी होगा और इसी का नाम है बायो कंप्यूटर, राइट। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब इसका यूज़ कहाँ होगा, राइट, इसका हम यूज़ कहाँ करेंगे। तो जो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। और प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बायो कंप्यूटर्स क्या है, व्हाट आर बायो कंप्यूटर्स, ठीक है। और आने वाले सीडीएस के एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए कि ये एक तरह का नया कॉन्सेप्ट आया है पूरे वर्ल्ड में। तो इसको आप तैयार कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। खैर चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है रायसेना डायलॉग। पता ही होगा इंडिया ने होस्ट किया है, वैसे होस्ट करता है हर साल। तो अवे फ्रॉम द स्पॉटलाइट, इंडिया होल्ड्स कॉन्फ्रेंस ऑफ ग्लोबल इंटेलिजेंस चीफ्स। अभी हमारे यहाँ G20 की समिट चल रही है, राइट। फॉरेन मिनिस्ट्री की समिट होने वाली है, फॉरेन मिनिस्टर की जो मीटिंग्स वगैरह होने वाली है। पर जब सारा देश बिजी है किसमें, G20 को होस्ट करने में, प्लानिंग्स करने में, सारे स्टेट लगे हुए हैं, कहीं हर जगह हो रहे हैं, करीब 42 मीटिंग्स होने वाली हैं। तो उसी के बीच में इंडिया ने एक और मीटिंग कर दी, वो है रायसेना डायलॉग, राइट। तो इस रायसेना डायलॉग में हम देखेंगे कि एक्चुअली ये है क्या और ये क्यों किया जाता है। खैर, रायसेना नाम क्यों पड़ा है, राइट। रायसेना नाम क्यों पड़ा है, अगर ये इंडिया है
ये इंडिया है, तो यहाँ से अगर नीलगिरी पहाड़ी जाती है तो नीलगिरी कहाँ तक जाती है? दिल्ली तक जाती है, राइट, दिल्ली तक जाती है। और जो लास्ट हिल है, लास्ट हिल जो दिल्ली में है, इसी का नाम है रायसेना हिल्स, रायसेना हिल्स। और इसी हिल पे क्या बना हुआ है? इसी हिल पे बना हुआ है राष्ट्रपति भवन, राइट, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। यानी कि जो लुटियंस के द्वारा बनाई गई है दिल्ली, लुटियंस के द्वारा जो दिल्ली बनाई गई है वो कहाँ बनाई गई है? रायसेना हिल्स पे बनाई गई है, राइट। तो रायसेना हिल्स डायलॉग, इसका नाम इसी पे पड़ा है कि ये जो रायसेना है इसमें मीटिंग कराई जाती है। और ये 2016 में स्टार्ट हुई थी। इंडिया का ये इनिशिएटिव है जिसमें अलग अलग देशों के हेड्स को बुलाया जाता है और जिसमें बात की जाती है कि जो ग्लोबल इकॉनमी है, जो प्रॉब्लम फेस कर रही है ग्लोबल इकॉनमी, उसमें इंडिया का सहयोग क्या हो सकता है और उसे हम काउंटर करने के लिए क्या क्या प्रोसेस या फिर क्या क्या तरीके अपना सकते हैं। इसी संदर्भ में ये इस साल की मीटिंग हुई है और ये 2 से 4 मार्च के बीच हुई है, राइट। जिसके जो चीफ गेस्ट हैं वो इटली की पीएम है, जॉर्जिया लिमोई आई थिंक। तो ये है। खैर, रायसेना डायलॉग होता क्या? ये पहला एडिशन 2016 में हेल्ड किया गया था रायसेना दिल्ली में, राइट, दिल्ली में। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट इज़ इंडियाज़ प्रीमियर कॉन्फ्रेंस ऑन जियो पॉलिटिक्स, राइट, जियो इकोनॉमिक्स, कमिटेड टू एड्रेसिंग द मोस्ट चैलेंजिंग इशू फेसिंग द ग्लोबल इकोनॉमी। यानी कि ये ग्लोबल इकोनॉमी पे जो इश्यूज फेस कर रही है उस पे जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स का ये मीटिंग है जिसको स्टार्ट किया है इंडिया ने। और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो ये ऑर्गेनाइज किया जाता है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। और ये किसके साथ मिलके? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ। ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन किसका है? ये है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का, रॉ का, राइट। अब 2023 की बात देखते हैं कि आखिर 2023 में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या थी। तो ये 8वीं मीटिंग है जो, और इसके मेन गेस्ट हैं जॉर्जिया मेलोनी, मैंने बताया इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं। और करीब 26 देशों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें फ्रांस था, जर्मनी थी, राइट। और किस किस चीज़ पे बात की गई इस साल बात की गई काउंटर टेररिज्म पे, ड्रग ट्रैफिकिंग पे और इलीगल आर्म्स पे ये बात की गई। और इस साल का थीम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। इसको सबसे बेहतर याद करने का तरीका ये है कि यहाँ पे एक कीवर्ड है लाइट हाउस, राइट, लाइट हाउस, ठीक है। तो इटली याद रहेगा। तो इटली में एक वोल्केनो है जिसका नाम है माउंट स्ट्रोम्बोली, राइट। तो स्ट्रोम्बोली हमेशा क्या होता है? एक एक्टिव वोल्केनो है और ये आग उगलता रहता है और लाइट्स वगैरह होती हैं, तो इसको बोला जाता है ओशंस ऑफ द लाइट ऑफ द ओशन, राइट, लाइट ऑफ द ओशन, आई थिंक यही बोला जाता है। तो अब इटली भी याद हो जाएगी आपको, राइट, इटली भी याद हो जाएगी, स्ट्रोम्बोली भी याद हो जाएगा, और स्ट्रोम्बोली से ये कनेक्ट हो जाएगा और ये किससे कनेक्ट हो जाएगा? इससे कनेक्ट हो जाएगा, राइट। तो अगर हम इटली में एक और, क्योंकि इटली फेमस है बहुत सारे वोल्केनोस के लिए, तो एक वोल्केनोस की थोड़ी सी 3 देख लेते हैं। एक तो हो गया माउंट स्ट्रोम्बोली, इटली में पाया जाता है, राइट, स्ट्रोम्बोली। उसके बाद माउंट विसुवियस। उसके बाद एक है माउंट एटना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है माउंट एटना, और ये इटली के सिसिली आइलैंड पे ये पाया जाता है, राइट। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रोम्बोली, विसुवियस और एटना। एनीवेज, रायसेना डायलॉग में 2023 में यूएसए का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया था, राइट, यूएसए एब्सेंट था। क्योंकि 2 हफ्ते पहले, आई थिंक 2 हफ्ते पहले ही वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर आए थे, फॉरेन डेलीगेट्स आए थे, और वो अपना बातचीत करके निकल गए और उनको शायद टाइम वगैरह जो भी है नहीं मिला था। एनीवे, तो ये था रायसेना डायलॉग। आशा करता हूँ आपको बहुत समझ में आया होगा।
और आप ये देख सकते हैं किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF, ये किसका है, रॉ के द्वारा है, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा ये जॉइंट ऑपरेशन जॉइंट है। और 2023 इसका थीम प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। ये 2 मार्च से 4 मार्च को मनाया किया गया। और ये कहाँ किया गया, ताज पैलेस में। ताज पैलेस में इसका, ताज पैलेस न्यू दिल्ली में ये मनाया गया, राइट। ये डायलॉग स्थापित किया गया। एनीवेज, खैर आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है काफ़ी, एक तरह से कह सकते हैं कि दिखावा है और कंसर्न भी है, दिखावा भी है। तो चाइना ने जो अपना डिफेंस बजट है वो बढ़ा दिया है, राइट। चाइना ने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है, 7.2% कर दिया है। आई थिंक लास्ट ईयर जो इसका परसेंटेज था वो था 7.1%, ठीक है। तो जो चाइना की पॉलिसी है डिफेंस को लेके, वो काफ़ी ही एक तरह से प्रायोरिटाइज रखता है अपने डिफेंस के मामलों में, और वो नहीं चाहता है कि कुछ भी डिफेंस को लेके वो कोताही बरते, राइट। तो इस वजह से चाइना ने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है, और जो इस साल का उसने GDP प्रोजेक्ट किया है वो किया है करीब 5%, राइट। 5% प्रोजेक्ट किया है 2023 में। इसका अगर हम रिलेशन देखें तो ये सबके लिए कंसर्न है कि जो इकोनॉमी है आजकल, सभी इकोनॉमी क्या कर रही हैं, वो चाहे इंडिया हो, USA हो, चाइना हो, रशिया हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ये जापान हो। इनफैक्ट जापान ने भी तो अब डिफेंस का बजट बढ़ा दिया है, मैंने बताया था। तो इनकी पॉलिसी ये है कि हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, व्हाटएवर जो अपने एंड से अपना इन्होंने जस्टिफिकेशन दिया। तो चाइना कंसर्न ये है कि इंडिया के लिए ज़्यादा कंसर्न है, इंडिया के लिए ज़्यादा कंसर्न है। अब देखने वाली बात ये हो कि ये जो 7.2% है ये कहाँ कहाँ खर्च करेंगे। अगर ये इंडिया के बॉर्डर एरियाज़ में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में ये पैसे अगर खर्च होते हैं इन द नेम ऑफ डिफेंस, तो इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा कंसर्न है, राइट। क्योंकि अगर ये डेवलप कर दिया हमारे बॉर्डर एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जो रीइंफोर्समेंट है, अगर इन फ्यूचर अगर रीइंफोर्समेंट है तो उसको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। और हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, जो इंडिया के बॉर्डर एरियाज़ हैं, वो चाहे चाइना के हों या फिर पाकिस्तान के हों, तो वो टेरेन एरियाज़ में है, राइट। वो क्या है, टेरेन एरियाज़ में है, काफ़ी ऊबड़ खाबड़ है, तो जहाँ पे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, राइट। तो जो कैप्चर के चांसेस बनते हैं वो प्लस पॉइंट हो जाएंगे चाइना में, राइट। इसकी वजह से हमारे इंडिया में काफ़ी इस पे इनिशिएटिव चल रहे हैं, और इंडिया चाहता है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर एरियाज़ को डेवलप करें। और इसी कॉन्टेक्स्ट में जो BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, आइडल विलेज का 50 आइडल विलेज का इसने प्रोग्राम रखा है। और जो अरुणाचल में, आसाम में और फिर उत्तराखंड, आई थिंक लद्दाख में क्या करेगा, ये इस्टेब्लिश करेगा आइडल विलेज का कॉन्सेप्ट इसने रखा है, ठीक है। तो चाइना ने बढ़ा दिया है, ये सबके लिए कंसर्न है। खैर एक नज़र इस पे देखते हैं कि कौन सी मिलिट्री कितना खर्च करती है और उसके GDP का कितना % खर्च करती है, राइट। तो ये सिप्री की रिपोर्ट है, और सिप्री एक ऐसा इंस्टीट्यूट है वो सिर्फ डिफेंस बजट को देखता है, या फिर जो भी आर्म्स वगैरह डील होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में, कौन कंट्री कितना पैसा खर्च कर रही है, कितना कर रही है उस पर। तो सबसे ज़्यादा, इनफैक्ट इनकी इकोनॉमी भी सबसे ज़्यादा है, तो यूनाइटेड स्टेट्स सबसे ज़्यादा मिलिट्री पे खर्चा करता है। इनफैक्ट ये 2021 का डेटा है, वो 801 बिलियन, दिस इज़ वेरी वेरी बिग, $801 बिलियन इनकी इकोनॉमी, इनकी जीडीपी का 3%, राइट। 3% ही खर्च करते हैं। चाइना $293 बिलियन अपनी इकोनॉमी का अपनी जीडीपी का 1.7%, इंडिया 76.6% अपनी इकोनॉमी का 2%, राइट। तो हमारी इकोनॉमी अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो हम चाइना से सब कहीं ज़्यादा जीडीपी में खर्च करते हैं डिफेंस पे, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो
कम है चाइना के अपेक्षा। तो अगर चाइना 1% खर्च कर रहा है तो हम कितना परसेंट खर्च करें? 2%। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि इसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं और नेगेटिव वे में ये लें कि हम तो सिर्फ 76 बिलियन ही खर्च कर रहे हैं और चाइना कितना कर रहा है? 293 बिलियन, राइट। तो ये डेटा है यूनाइटेड किंगडम, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, ये अपने डिफेंस के जो भी रिपोर्ट्स हैं। एनीवेज, खैर चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है कि श्रीलंका से पड़ोसी मुल्क है और पता नहीं क्या गुस्सा हो गया है। लेट मी जस्ट, तो जो श्रीलंका के फिशरमैन हैं, जो मछुआरे हैं श्रीलंका के, उन्होंने कहा है कि आप श्रीलंका के जो ये फिश, ये अगर मान लीजिए श्रीलंका बनाता हूँ, तो श्रीलंका जो फिशरमैन है वो कह रहे हैं कि हम इंडिया के जो फिशरमैन हैं उनको लाइसेंस मत दीजिए कि इस एरिया में आके इस एरिया में आके क्या करें? फिशिंग करें, राइट। ये स्ट्रांगली अपोज कर रहे हैं, फियर्सली अपोजिंग द प्रपोजल इशू लाइसेंसिंग टू इंडियन फिशरमैन। यहाँ की गवर्नमेंट ने, यहाँ के पार्लियामेंट ने कहा कि हम इंडिया के जो फिशरमैन हैं उनको लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके तहत वो हमारी टेरिटरी में आके क्या करेंगे? फ़िश पकड़ेंगे और फिश पकड़ के क्या करेंगे? वो बेचेंगे या फिर जैसा भी हो, वॉट एवर दे कैन डू। तो जो यहाँ के फिशरमैन हैं, जो यहाँ के नेटिव फिशरमैन हैं, और स्पेशली ये जाफना आइलैंड है, राइट, जाफना नाम सुना होगा आपने, जाफना, यहाँ के जो भी फिशरमैन हैं, इन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इससे हमारा क्या होगा कि हमें प्रायोरिटी कम मिलेगी, हमें प्रायोरिटी चाहिए, हम अपने आप को एलिनेट फील करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा काम तो, हमारी जो मछलियाँ हैं अब तो ये पकड़ के लेके चले जाएंगे, तो हमारा क्या फ़ायदा हुआ? एक तो ऐसे ही हम कंगाल हुए पड़े हैं, राइट। तो ये जो पाक स्टेट है, गल्फ ऑफ मन्नार है, इस रीजन में मछलियाँ पाई जाती हैं, जैसा कि हमें कल ही बताया था, सी हॉर्सेस, राइट, सी हॉर्सेस, राइट, सी हॉर्सेस। और जो मछलियाँ यहाँ पे ओवर फिशिंग हो रही है, राइट, कनेक्ट हो गया, यानी कि ओवर फिशिंग यहाँ पे हो रही है, तो मछली है तभी तो मारा जा रहा है। तो ये इधर के भी लोग कर रहे हैं और इधर के भी लोग कर रहे हैं, राइट। तो श्रीलंका के जो फिशरमैन हैं और उन्होंने कहा है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, राइट। खैर अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही, काफ़ी वीडियो लंबा हो गया। खैर आज इंपॉर्टेंट इश्यूज़ थे। लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूँगा, काफ़ी आप हेल्प करते रहिए। मिलते हैं कभी।